तो IS2 जैसे कि हम चैप्टर में रीड कर रहे हैं, ये इन्वेंट्री के साथ डील करता है जब भी हमने कोई इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगेन ये नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है IS2 उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या क्या बातें उसमें डिस्कस हुई हुई हैं। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला है IS2 इन्वेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड कि इसमें किस किस IS2 में कौन कौन सी इन्वेंट्री या कौन कौन सी चीज़ कवर होती है। IS2 फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई होती है हमारी इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कोई भी आइटम होता है जो हम बाय करते हैं ताकि हम रीसेल कर सकें अपने कस्टमर्स को, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, सो इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस टू आवर कस्टमर्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अगेन इन्वेंट्री जो है ये आपका करंट एसेट होता है, और इन्वेंट्री की तीन बेसिकली शेप्स होती हैं। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है जो हम बाय करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ये वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, और ये आपके फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। ये तीनों शेप हो सकती हैं आपकी इन्वेंट्री की। अगर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तीनों टाइप की इन्वेंट्रीज होंगी। अगर रिटेल बिजनेस है तो सिर्फ फिनिश गुड होगा, एंड सो ऑन। आफ्टर दैट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकती है, और फिनिश गुड्स भी हो सकती है। ये तो हो गया स्कोप के, ये अप्लाई किस पे होता है। स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है कि किन आइटम्स में IS2 स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप बाय करते हैं, जैसे आपके शेयर्स हो गए, किसी कंपनी में आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है और आपने शेयर्स बाय किए, या किसी कंपनी के बॉन्ड्स बाय किए। तो जब भी आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वहाँ से आपको सिक्योरिटीज़ मिलती हैं या शेयर्स मिलते हैं, और ये पर्पज़ होता है इन्वेस्टमेंट का। अब कुछ कंपनीज जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। कुछ कंपनीज जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं तो उनका पर्पस होता है लॉन्ग टर्म, कि हमने लॉन्ग टर्म में यहाँ से डिविडेंड्स लेने, वो अगले 20 साल तक वो शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो ये सिक्योरिटीज बाय करती हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। वो इंस्ट्रूमेंट्स बाय करती हैं और अगली सुबह सेल कर देती हैं जब प्राइस बेहतर होती है। तो विद इन 24 आवर्स या आवर्स के हिसाब से या डेज के हिसाब से या कभी कभी वीकली बेसिस पे भी वो शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं। और क्यों शेयर जब बाय करते हैं तो एक प्राइस होती है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। इसको हम बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और ये ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। बट अगेन अगर आपकी कंपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी, तब भी IS2 इन सिक्योरिटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए एक टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं IFRS 9। ये इंशाल्लाह फिर आप F7 में जाके पढ़ेंगे। इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर एग्जांपल, या हम कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट बना रहे हैं, और वो एसेट ऐसा जो बड़े लंबे टाइम में तैयार होगा। जैसे हम कोई क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर आप क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली 1-2 दिन की बात नहीं होगी, वो सालों में जाके कंप्लीट होगा। तो अगर इस तरह का कोई वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर आता है तो उस पर भी IS2 अप्लाई नहीं होगा। पहले इसके लिए IAS 11 हुआ करता था, अब इसको IFRS 15 में ट्रीट किया जाता है, जो कि रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड है कि आपने रेवेन्यूज को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है या वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको भी आप IS2 पे अप्लाई नहीं करेंगे। जी सना, मतलब क्यों अप्लाई नहीं करेंगे? वो इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि IS2 जो है ये इन्वेंट्री पे अप्लाई होता है। इन्वेंट्री कौन सा आइटम होता है? कोई भी आइटम जो आप अपने बिजनेस में बाय करते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस, और जो कि करंट एसेट आपका होता है। तो ऐसा कोई वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है, जैसे अगर आप स्टेडियम बना रहे हो तो स्टेडियम हो सकता है आप रीसेल के लिए बना रहे हो, लेकिन वो तो जाके 5 से 10 साल में जाके कंप्लीट होगा। तो उस वर्क इन प्रोग्रेस को आप इन्वेंट्री नहीं कह सकते। क्लियर? ओके। इसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल एसेट्स होते हैं, और इस पे भी आप इन्वेंट्री अप्लाई नहीं करोगे। कोई भी अगर आपकी इन्वेंट्री एग्रीकल्चर के अंडर अगर आ रही होती है, जैसे कि आपके पास
फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक है, गाय भैंसे वगैरह जिससे अक्सर हम दूध भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, या उससे हम ऊन वगैरह लेते हैं, या उनका गोश्त वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आते हैं, लाइफ स्टॉक वगैरह, और इनको बायोलॉजिकल एसिड्स कहते हैं। इनके लिए भी हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड मौजूद है जिसको IS 41 कहते हैं। तो ऑब्वियसली IS 2 इस पे भी अप्लाई नहीं होगा जी। ओके, तो सर ये एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ये तो करंट एसेट्स में नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन इनकी नेचर डिफरेंट है ना। जैसे अगर आप बिजनेसेस की इन्वेंट्री की बात करो तो उनकी क्या हो सकती है, प्लास्टिक, स्टील, मेटल, इस तरह के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं आपकी इन्वेंट्री। या अगर आप स्टोर्स वगैरह की बात करें तो उनकी इन्वेंट्री क्या हो सकती है, उनकी इन्वेंट्री हो सकती है जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहे हैं स्टोर के लिए, कॉस्मेटिक्स बाय कर रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम्स बाय कर रहे हैं। अब ये आइटम्स क्या हैं, ये सारे नॉन लिविंग हैं बेसिकली, जितनी मैंने आपको एग्जांपल दी। इन्होंने कम या ज़्यादा नहीं होना, आपने जितना बाय किया उतना ही रहेंगे क्योंकि नॉन लिविंग आइटम्स हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में जब लाइफ स्टॉक वगैरह की बात आती है, जैसे गाय भैंसों की या बकरे बकरियों की फॉर एग्जांपल, मुर्गियाँ भी इसमें आ सकती हैं, या और भी कोई डेयरी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो ये एक्चुअली लिविंग आइटम्स होते हैं। और जो लिविंग आइटम्स होते हैं तो उनको आप एज अ नॉन लिविंग आइटम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए डेफिनेटली लिविंग आइटम्स के लिए हमें दूसरे किस्म के जो हैं स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो भी आपकी इन्वेंट्री ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होती है, या कोई ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि लिविंग आइटम्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इन्होंने तो ग्रो भी करना है ऑब्वियसली, तो इन पे तो आप IS 2 वाले रूल्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो IS 2 की इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं वो नॉन लिविंग आइटम्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक गाय लिया फॉर एग्जांपल, गाय का बच्चा लिया, तो वो उसकी आज एक वैल्यू होगी क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन 1 साल बाद जब वो ग्रो करेगा तो उसकी फेयर वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। 3 साल बाद वो फर्दर ग्रो करेगा, उसकी फेयर वैल्यू और भी डिफरेंट होगी, तो हर साल इसकी फेयर वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इस तरह के आइटम पे आप IS 2 अप्लाई बेसिकली कर नहीं सकते। क्लियर विद दिस थिंग्स है ना? यस सर। ओके, तो ये ज़रा स्पेशल और डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, तो इसलिए इसके लिए स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होंगे। तो बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर, जो कि IS 41 है। अच्छा, अब ये तो एक्सक्लूजन्स हो गए, अब इन पे कभी भी आपने IS 2 अप्लाई नहीं करना। इसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इन्वेंट्री की, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। हमने कॉस्ट भी डिटरमिन करनी है, NRV भी डिटरमिन करनी है, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर अपनी इन्वेंट्री को हम रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं परचेज प्राइस जो हमने सप्लायर को पे की होती है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज। और इंपोर्ट ड्यूटीज सारी वो होंगी जो नॉन रिकवरेबल या नॉन रिफंडेबल हैं, जो हम गवर्नमेंट से वापस कलेक्ट नहीं कर सकते, जो हमने पे करना ही करना है, और वो वापस हमें उसमें कोई छूट वगैरह या कोई सब्सिडी वगैरह हमें उसमें नहीं मिलेगी। सो इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड करेंगे, प्लस ऑल द डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फॉर व्हाट? all the directly incremental costs that we incur to bring our inventory into present location। तो उसको हम कहते हैं all directly incremental cost। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ, डिलीवरी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल। जब आप इन्वेंट्री बाय करेंगे तो आपको डिलीवरी कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, और अगर आप इन्वेंट्री बाय नहीं करेंगे तो डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, तो ये डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। और उसमें से हम माइनस करते हैं अगर कोई भी हमने डिस्काउंट रिसीव किया होता है, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर आते हैं आपके ट्रेड डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट्स अलग होते हैं, वो कैश से रिलेटेड होते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ पे बात होती है। सिर्फ ट्रेड की? ओके जी, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इसके बाद है एक्सक्लूड जी। इसमें मैं आपको पता नहीं रीड कर रही थी कि फिर में इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे, वेरिएबल और फिक्स, ये मैंने कंफर्म करना था बात करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आपने मुझे पिक्चर भेजी हुई है ना उसकी, जी जी, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके ओके। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट में क्या एक्सक्लूड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल लॉसेस। सना, एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस, एक तो नॉर्मल लॉस था, एक एबनॉर्मल लॉस था, एक मैंने MA2 में पढ़ा था ना? बिल्कुल, प्रोसेस कॉस्टिंग में।
एक नॉर्मल लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस वो होते हैं कि जब भी आप प्रोडक्शन रन करते हो, सो इन ईच एंड एवरी प्रोडक्शन रन आपके वो लॉसेस हमेशा होते ही होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जो नेचुरल रीजंस, ये नेचुरल फिनोमेना की वजह से नहीं होते, बल्कि या तो लेबर की गलती की वजह से, या मशीन के इशू की वजह से, या मशीन ब्रेक डाउन की वजह से, या कोई भी ऐसे रीजंस, एरर्स या मिस्टेक की वजह से वो लॉस हमें होता है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो अगर आपने इन्वेंट्री बाय की है और इन्वेंट्री बाय करते हुए अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, कोई वेस्टेज अगर हो गया है किसी की भी गलती की वजह से, तो वो आप कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो आप कॉस्ट में इसको अगर ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके बाद स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट ऑब्वियसली ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट होती है कि जब भी आप इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं अपने वेयर हाउस में। कुछ कंपनीज जो होती हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनकी ऑब्वियसली होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े एसी चल रहे होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चार्ज होगी, वो भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने इन्वेंट्री कोई बाय की है और वो इन्वेंट्री आप वेयर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके आ गए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हुए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं ना कि उसको आपने प्रोडक्शन में यूज़ करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो ऑन होल्ड है थोड़ी देर के लिए, और उस पर अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट आ रही है वो तो आप कॉस्ट का हिस्सा बना सकते हो, वो एज अ ओवरहेड आपके कॉस्ट का हिस्सा बन जाए। लेकिन जो आपने वेयर हाउस में रखा हुआ है और आपको नहीं पता कि आपने कब इसकी प्रोडक्शन करनी है या नहीं करनी, तो वो जो है वो डायरेक्ट पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपके आते हैं। ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इनका तो इन्वेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चार्ज होते हैं। सेम गोज फॉर दी सेलिंग कॉस्ट। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? नो सर, इसका स्टोरेज कॉस्ट का आपने कहा था कि अगर हम इन्वेंट्री बाय करते हैं और इसको वेयर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाएं और वहां पे अगर होल्ड करेंगे, मतलब उस पे कोई वर्कआउट करेंगे, तो एज अ ओवरहेड वो कॉस्ट ऐड होगी, राइट? बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी वो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो पड़ी हुई है वेयर हाउस में बहुत अरसे के लिए और आपने अभी तक डिटरमिन नहीं किया कि कब इसको यूज़ करना है, या प्लान तो किया हुआ लेकिन उसमें बहुत टाइम है, मंथ्स है, तो तब वो आपकी जाके प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस चार्ज होगी, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, राइट? ओके, सो ये जो कॉस्ट है ये सारी यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर बहुत इसको टेस्ट करता है कि ये कॉस्ट जो है ये हमेशा कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। ओके, और ये इन्वेंट्री में क्यों इतना क्रूशियल है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा या कॉस्ट में ऐड होगा? क्योंकि इन्वेंट्री होती है आपकी करंट एसेट, ठीक है, और ये करंट एसेट को आपने रिपोर्ट करना होता है एज अ करंट एसेट इन बैलेंस शीट। तो जो कॉस्ट भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, वो जाके आपकी बैलेंस शीट में एज अ इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी। तो इसलिए आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन सा जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है और कौन सी कॉस्ट जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है वो तो आपका एसेट है, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है लाइक एबनॉर्मल लॉसेस या एडमिन ओवरहेड्स या सेलिंग कॉस्ट, तो ये तो डायरेक्टली जाके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। क्लियर विद दिस स्लाइड? Yes, sir. ओके,